हाय एंड नमस्ते। मैं प्रदीप ललित अटक, ब्रांड एम्बेसडर एंड टीम मेंबर ऑफ बड़ा बिजनेस। आज मैं फर्स्ट टाइम लाया हूँ। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो फीडबैक लिंक दिया है जिसे आप फिलअप कर सकते हैं। आज कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा जिसे मुझे भी मालूम नहीं था। जैसे आप कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो पहले निर्फ वेबसाइट पे अपने कॉलेज की रैंकिंग चेक कर सकते हैं। जैसे हम बच्चे की रैंकिंग निकालते हैं वैसी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने वेबसाइट डेवलप की है जिसे उनके पढ़ाने और रिसर्च पे रैंक दी जाती है। इसमें टॉप 50 कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज है जिसमें कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग की, मैनेजमेंट की, फार्मेसी की, आर्किटेक्चर की, लॉ, मेडिकल, जिनमें टॉप में है AIIMs, IIT, IIM, NIT, NLU, NDA और टाइप की भी इसमें है। ऐसे टाइप की टॉप 1 में आते हैं। अब हम बात करते हैं बड़ा बिजनेस के बारे में, BCP प्रोडक्ट के बारे में। तो हमारे इधर जो प्रोफेसर है 63 प्रोफेसर है, 63 प्रोफेसर है। उसमें से एक प्रोफेसर मोहनदास पाय जो पद्मश्री अवार्डी है एंड मणिपाल यूनिवर्सिटी के चेयरमैन है, प्लस इन्फोसिस कंपनी के CFO है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। मैं नीचे उनके कर्नाटका एंड जयपुर के कैंपसेस की लिंक भी नीचे दे रहा हूं, आप चेक कर सकते हैं। प्लस जो अपने माइक्रोसॉफ्ट की CEO है सत्य नंडेला, वो भी उनकी यूनिवर्सिटी से सीख के गए हैं। मतलब उधर का जो एजुकेशन जो प्लेटफॉर्म है, जो उधर की जो टीचिंग की जो रिसोर्सेस है वो बहुत अच्छी है और उधर के सिखाने के तरीके बहुत अच्छे हैं। आप उनसे खुद सीखोगे इस 63 प्रोफेसर में से, बड़ा बिजनेस के प्लेटफॉर्म से। ओके, तो बड़ा बिजनेस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बड़ा बिजनेस, जो इंडिया की स्किल डेवलपमेंट एंड गवर्नमेंट की विजन 10 ट्रिलियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना चाहती है। BCPA कंप्लीट 2 ईयर का पूरा MBA का कोर्स लेवल, MBA का लेवल का कोर्स है। बट इसमें एंट्री लेने के लिए आपको ना कौन सी सर्टिफिकेट चाहिए ना डिग्री चाहिए, बस आपको बिजनेसमैन, सोलोप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टूडेंट, इन सब की कमिटमेंट चाहिए। आप सब लोगों की कमिटमेंट चाहिए जो इस प्लेटफॉर्म पे सीखेंगे वो अपने बिजनेस में एंड बिजनेस में वो आपको इम्प्लीमेंट करेंगे। जो इधर से सीखेंगे वो अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करेंगे। और आपकी कमिटमेंट चाहिए, आपकी कोई सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। फिर से सुनिए, आपकी कोई सर्टिफिकेशन भी नहीं चाहिए, आपकी कोई डिग्री भी नहीं चाहिए। सिर्फ आप सीख के जाइए और वो सीखने के बाद इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है, तो और भी बहुत टाइप की कंसल्टेंसी कंपनी है, जैसे ये IT कंसल्टेंसी में आती है TCS, इंफोसिस, एक्सेंचर, जो IT रिलेटेड कंसल्टेंसी देते हैं। बट मैनेजमेंट में जो जीती है BCG, मैकेंसी, KPMG। BCG बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है, मैकेंसी, KPMG, PwC और डिलॉइट, अर्नस्ट एंड यंग, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मैनेजमेंट रिलेटेड कंसल्टेंसी देते हैं। बट इनके जो चार्जेस है ये बहुत हाई रहते हैं और ये सिर्फ प्रीमियम कंपनीज को ही अपने डील करती रहती है। मतलब अपने प्रीमियम कंटेंट वो सिर्फ प्रीमियम कंपनी के साथ शेयर करके उनसे डील करती है। बट ऐसे हमारे जो इंडिया में अभी इसी टाइप की कंसल्टिंग जो अभी इंडिया में ज्यादा हिंदी प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है। मैं इसी टाइप की कंसल्टेंसी सिर्फ बिग वेंचर या बिग फर्म्स कंपनीज के साथ काम करती है। आप बीमार पड़ते हैं तो आप कंसल्टेंसी लेने के लिए किसके पास जाते हैं, एडवोकेट या डॉक्टर? आप बताइए। आप जब बीमार पड़ते हो तो आप किसके पास कंसल्टेंसी देने जाते हैं, एडवोकेट या डॉक्टर? क्योंकि आपको पता है कि डॉक्टर आपका इलाज कर सकता है, आप डॉक्टर के पास कंसल्टेंसी लेने जाते हैं। तो इंडिया में हमने सबसे बड़ा जो हिंदी प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है कंसल्टेंसी का, जो
खास करके जो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी रहती है वो इंग्लिश में होती है, पर हमारा जो इंडिया है वो हिंदी लोग बहुत बोलते हैं। जो छोटे मोटे एमएसएमई है, एसएमई है, उनमें ज्यादा हिंदी चलती, तो हमने उनके लिए काम करना चालू किया है इस प्लेटफॉर्म द्वारा। तो हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जैसे स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज एंड एमएसएमई, जो छोटा सा पान वाला भी है, जिसमें गैरेज में काम करता है, गैरेज वाला, स्मॉल रिटेलर रहेगा, शॉपकीपर रहेगा। इनको हम बिजनेस स्ट्रैटेजी, सेल्स, ई कॉमर्स, कस्टमर सर्विस, टेक एंड ऑटोमेशन, प्रोसेस एंड ऑपरेशन, फाइनेंस एंड फंड रेजिंग, एचआर, पीपल मैनेजमेंट, लीगल कंप्लायंस, 21st सेंचुरी स्किल्स, लो कॉस्ट मार्केटिंग, बिजनेस एक्सपेंशन, स्टार्टअप एंड सोलोप्रेन्योरशिप, पर्सनल फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, सोशल डीएमटी, ये पूरा 2 years का कोर्स हम आपको सिखाते हैं। ये पूरा हिंदी एंड इजी लैंग्वेज में कंसल्टेंसी देते हैं, एंड प्लस आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे बिजनेस कोच 2 साल के लिए इस प्लेटफॉर्म पे। एंड एक कैटेगरी वाइज एमबीए ग्रेजुएट्स जो बिजनेस स्कूल से सीखे, एंड आईसीएफ सर्टिफाइड कोचेस जो इंटरनेशनल कोचिंग फेडरेशन से खुद उन्होंने सर्टिफिकेशन लिए, वो आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे। और जो आपको कोचेस कंसल्टेंसी देंगे, जैसे आपका कोई इश्यू आ रहा है, जैसे आपको सेलिंग में इश्यू आ रही है, मार्केटिंग में इश्यू आ रहा है, टीम में इश्यू आ रहा है, प्रोडक्ट में इश्यू आ रही है, आप किसी को बता नहीं सकते यार मेरा ये इश्यू है, मेरा क्या प्रॉब्लम हो रही है बिजनेस को। बिजनेसमैन को कोई कंसल्टेंसी देता नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ टॉप कॉर्पोरेट्स के लिए कुछ कंपनियां मतलब है जो टॉप कंपनीज के लिए कंसल्टेंसी देते हैं, पर अभी छोटे इतने मतलब पान वाला जो छोटे मोटे शॉपकीपर्स के लिए किसी ने कंसल्टेंसी प्रोवाइड की नहीं है बिजनेस मैनेजमेंट की। तो हमने एक प्लेटफॉर्म किया जिसे हम बिजनेस की पूरी प्रॉब्लम आपकी सुनते, आपकी जो बिजनेस में घुसते पूरे, अंडरस्टैंडिंग योर बिजनेस प्रॉब्लम्स, जो आपका प्रॉब्लम है वो अंडरस्टैंड करते प्रॉब्लम को, एंड आपको उसी टाइप के वीडियो रिकमेंड करते। जो हमारे 63 प्रोफेसर है वो भी बिजनेसमैन ही है ना, तो उनको भी उस टाइम प्रॉब्लम आया रहेगा। जो उनको इतने बड़े बने तो उनको भी बिजनेस में कुछ ना कुछ इश्यू आया रहेगा, तो उन्होंने उस टाइम क्या यूज किया, और वो उनका जो वीडियो बनाए वो खुद आपको बताएंगे उस टाइम उन्होंने क्या किया जब उनका ऐसा इश्यू आया था। एंड जो आपने वीडियो देखा उसे आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं, इसलिए वो कोच आपके पीछे पड़ेगा, आपको पूछेगा यार आपने जो इधर सीखा इसके बारे में फीडबैक दीजिए और इसे इम्प्लीमेंट कीजिए, प्लीज इम्प्लीमेंट कीजिए। और फॉलोअप का भूत लग जाएगा आपके पीछे, बार बार आपको बोलेगा यार आपने कितना फॉलोअप लिया, इसमें से कितना फॉलोअप लिया, आपने क्या क्या सीखा। तो इसमें बीसीपी में ये जो कोच है वे अभी इसी साल में आ चुके हैं, पहले पिछले साल ईआई में वो नहीं थे, तो अभी आ चुके हैं। तो इसमें से आपको उनसे बहुत सपोर्ट मिलेगा। प्लस हमने बड़ा बिजनेस, अगर आप बोलेंगे बड़ा बिजनेस वेंचर जो नाम है सुना नहीं है, क्योंकि जैसे रिलायंस है, टाटा है एंड मारुति, ऐसे टाइप की भी जो वेंचर्स है या कंपनीज है इनके नाम सुने, बट ये स्टॉक मार्केट से एंड इन्वेस्टर से, स्टॉक मार्केट से एंड इन्वेस्टर से अपना कुछ शेयर बेच के या मार्केट में से पैसा उठाती है, ठीक है। वो स्टॉक मार्केट से या इन्वेस्टर से या अपने मार्केट में अपना जो शेयर से वो 10%, 20%, 30%, 40%, 50% ऐसे परसेंटेज में अपने जो शेयर्स रहते वो बेचती है और ये बड़ी होती है। बट हमारे ऊपर ऐसा कुछ प्रेशर नहीं है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे कुछ ऐसा इशू नहीं, क्योंकि हम पे 1 रुपए भी कर्जा या लोन नहीं है हमारा ऑर्गेनाइजेशन पे। हम सेल्फ फंडेड एडटेक स्टार्टअप है, एडटेक स्टार्टअप एंड कंपनी भी है। आज सोच सकते हैं आप
कि जो कंपनी खुद के दम पे मैनेजमेंट एंड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर खुद बिल्ड कर सकती है, तो आगे आप सोच सकते हैं क्या कर सकती है ये कंपनी। और टीवी मोहनदास पाई क्या कर रहे हैं, यदि आप सुनिएगा अभी। मिस्टर मोहनदास पाई आज मणिपाल यूनिवर्सिटी देख रहे हैं। ये ऐसे पावरफुल इंसान, ऑफ कोर्स ही वाज वन ऑफ द को-फाउंडर्स ऑफ इन्फोसिस। आप जानते हैं ये बाद में सीएफओ रहे, इनको कई अवार्ड्स मिले। आज भी इनके पास कई शेयर्स जो उन्होंने स्टॉक ऑप्शंस जो बिल्ड किया था उस समय, ईस्टॉप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, तो आज भी ये रखते हैं। इसके बावजूद पॉलिसी मेकर, इन्फ्लुएंसर, देश में इस्कॉन के साथ जुड़ने के बाद आज ये कम से कम 15 लाख गरीब बच्चों को रोज भोजन खिला रहे हैं, और उसका इज पार्ट ऑफ द अक्षय पात्र फाउंडेशन। मैं आपको खुशखबरी दे दूं कि आज तक इसके बारे में कभी भी उतना प्रमोशन नहीं किया गया। इतना पावरफुल प्रोजेक्ट, गरीब बच्चों को खाना खिलाना, नीचे के तबके को एम्पावर करना, एजुकेशन में डिसरप्शन लाना, टेक्नोलॉजी और बुद्धि और फाइनेंस इसके एक्सपर्ट और मास्टर। आज मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। आज इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे हम मिस्टर पाई से कुछ क्वेश्चंस करना चाहेंगे। मिस्टर मोहनदास पाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है। नमस्कार। तो आपने इनको हमेशा अंग्रेजी में बोलते सुना है, आज आप इनको हिंदी में बोलते हुए सुनेंगे। समबडी फ्रॉम बेंगलुरु, बॉर्न इन बेंगलुरु, स्टेज इन बेंगलुरु। तो आज हम हिंदी में कुछ प्रश्न आपसे करना चाहेंगे। जरूर। पहला सर, एसोचैम की रिपोर्ट कहती है 93% स्टूडेंट ऐसे हैं हमारे देश के अंदर जो कि अंडर एम्प्लॉयड है। प्रॉब्लम केवल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रह गया, अंडर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। आज इंडस्ट्री जो बच्चा प्रोड्यूस कर रहा है, क्षमा चाहता हूं, कॉलेजेस जो बच्चा प्रोड्यूस कर रहा है इंडस्ट्री के लिए, पांच बच्चा मिलकर एक का काम नहीं कर पा रहा, और कॉर्पोरेट चाहता है कि एक बच्चा मिले जो 5 का काम कर दे। गैप इतना बड़ा हो गया है। इंडस्ट्री में जो चाहिए वो कॉलेज सिखा नहीं रहा, और कॉलेज जो सिखा रहा है वो इंडस्ट्री में चाहिए नहीं। इतना बड़ा गैप। कन्वेंशनल मेथोडोलॉजीज, थ्योरेटिकल क्लासरूम बेस्ड अप्रोच, और आप इस सब्जेक्ट के मास्टर हैं सर। व्हाट्स योर विजन अबाउट इंडियन एजुकेशन सिस्टम? क्या लगता है गलतियां कहां हो रही हैं? देखिए, हमको समझना पड़ेगा कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम कितना बड़ा है। आज हमारे देश में 950 यूनिवर्सिटीज है, 50,000 कॉलेजेस हैं। 50,000 कॉलेजेस। इन कॉलेजेस में करीब 3.5 करोड़ छात्र पढ़ते हैं। 3.5 करोड़। हर साल 88 लाख लोग कॉलेज से बाहर आते हैं। ये किसी देश में इतने लोग कॉलेज से बाहर नहीं आते। अगर आप ग्रॉस एनरोलमेंट रेट माने 18 to 23 एज ग्रुप में कितने लोग कॉलेज जाते हैं देखते हैं, तो उसका नंबर है 26%। 100 बच्चे क्लास 1 में जाते हैं, करीब 77 या 80 क्लास 10 क्लोज कंप्लीट करते हैं, और करीब अबाउट 55 क्लास 12 12 स्टैंडर्ड कंप्लीट करते हैं, और 26 कॉलेज से बाहर आते हैं, पास और फेल। तो इतने लोग कॉलेज से बाहर आते हैं। अभी किसी देश में इतने लोग बाहर नहीं आते, इतने ग्रेजुएट नहीं होते। तो ये तो समस्या बहुत मुश्किल है। मैं समझता हूं करीब एजुकेशन सिस्टम में 19th सेंचुरी का कंटेंट है, 19th सेंचुरी का आर्किटेक्चर है, 20th सेंचुरी का मेथोडोलॉजी है, और 21st सेंचुरी को बच्चों को पढ़ाते हैं। और जो गैप है कि जो इंडस्ट्री और बिजनेस बेचती है, जो करती है, काम करती है, और जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, उसमें बहुत अंतर है। ऐसा चाहिए कि ये गैप, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। कॉलेज में क्या होता है, अभी एक टीचर आती है और वो लेक्चर देती है, छात्र बैठ के नोट्स लिखते हैं, और एग्जाम होता है, एग्जाम में लिखते हैं, बाहर आते हैं। लेकिन जो शिक्षा लेते हैं वो कैसे अप्लाई करना उनको नहीं पता चलता। एप्लीकेशन नहीं है, थियोरेटिकल है। इसलिए चाहिए कि कॉलेजेस में करीब 25% 30% लैब्स हो, जहां उनको शिक्षा दे दिया जाए और कहा जाए कि ये शिक्षा कहां अप्लाई करना है। क्योंकि धंधा एप्लीकेशन है, धंधा कोई नॉलेज का नहीं है, एप्लीकेशन का है। एप्लीकेशन का है, तो एप्लीकेशन सिखाना है। इसमें एक चैलेंज मैंने महसूस किया है, उसका कारण ये भी मुझे लगता है, आप प्लीज थोड़ा गाइड करेंगे। आप मणिपाल यूनिवर्सिटी देख रहे हैं और आपके इतने कैंपसेस हैं दुनिया भर में। आज इशू ये है कि एक एवरेज सैलरी हमारे यहाँ पे कॉलेज में लेक्चरर की लगभग 28,000 30,000 रुपये महीना है। इफ यू लुक एट हार्वर्ड में मैंने कुछ प्रोफेसर्स की तनख्वाह देखी है 16 लाख रुपया महीना, 18 लाख रुपया महीना। इधर है 30,000 रुपये महीना। अब वो प्रोफेसर जो बन रहा है वो वही बन रहा है मोस्ट ऑफ केसेस, क्षमा चाहता हूं थोड़ा कड़वा बोलूंगा, जो कुछ नहीं कर पा रहा है वो लेक्चरर बन रहा है, प्रोफेसर बन रहा है। अब उसमें इतना एक्साइटमेंट नहीं है, इतना एनर्जी नहीं है, वो इतना केस स्टडी बेस्ड, रोल प्ले बेस्ड और सिनेरियो एनालिसिस स्टूडेंट्स के साथ बिल्ड नहीं कर पाता कि आगे चल के कंपनी में क्या तकलीफें आएंगी। तो बच्चा सोता है क्लास में, और इसलिए अटेंडेंस लगा दिया कि गायब ना हो जाए बच्चा, तो अटेंडेंस लगा के जबरदस्ती बिठा दिया उसको, 75% अटेंडेंस तो डी बार हो जाएगा। बाहर से प्रोजेक्ट खरीद के लाता है, जमा कर देता है, ना कॉलेज देख रहा है, ना कोई चेक हो रहा है। तो ये मुझे लगता है ज्यादा समस्या वो प्रोफेसर और अगर टीचर ठीक किए जाए तो इंप्रूव नहीं हो सकता। समस्या क्या है, वो छात्र में सेल्फ मोटिवेशन नहीं है। आप जैसे लोग उनको सेल्फ मोटिवेट करना है। देखिए, अगर आप में मोटिवेशन हो, आप में ताकत हो,
आओ आप जो कुछ भी कर सकते हैं। एक अंबानी कैसे बने? अंदर ताकत था, सेल्फ मोटिवेशन था। उन्होंने कहा कि मैं बड़ा होऊंगा, मैं एक काम करूंगा, मैं एक ज्यादा इंडस्ट्री करूंगा। उसमें एक पैशन था, एनर्जी था। आप में है, आप में भी पैशन है, आपने भी बहुत अच्छा काम किया है, हमने भी बहुत अच्छा काम किया। ये हमने इतना अच्छा काम नहीं, आपने काम नहीं किया था कि किसी ने हमको सिखाया, ये तो हमारे अंदर था। तो हर छात्र, हर बच्चे को देखना पड़ेगा उसके अंदर उसको क्या करना है। उसको एक ड्रीम चाहिए, सपना चाहिए। अंदर हर बच्चे में ताकत है, हर बच्चे में टैलेंट है, लेकिन सेल्फ मोटिवेशन चाहिए। अगर आपके पास सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, कोई दे नहीं सकता है। जो लोग आगे आए हैं, अगर उनको पूछेंगे आप कैसे आगे, वो कहेंगे मेरे पास ताकत था, मेरे पास एक सपना था, मुझे काम करना था, मैंने किया। तो छात्र में सेल्फ मोटिवेशन चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन, इंटरनल डिसिप्लिन चाहिए, इंटरनल डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेशन चाहिए। अगर वो है और वो इच्छा है तो आगे आ सकता है। ये तो कोई स्टूडेंट की बात। मैं इकोसिस्टम को भी समझना चाहता हूं। आप पॉलिसी मेकिंग के अंदर बड़े इन्फ्लुएंसर है हमारे देश में। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा। मेरा एक प्रश्न है, आप कौन सी पॉलिसीज आज इंडियन गवर्नमेंट को अडॉप्ट करनी चाहिए जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में और स्पेशली एजुकेशन सेक्टर में अचानक बड़ी क्रांति ला सकती है? देखिए, हमको ये समझना पड़ेगा कि ये कितना बड़ा सिस्टम है, क्या है। भारतवर्ष में भारत सरकार का जो एजुकेशन है, आईआईटी, वो 3% भारत के छात्रों को पढ़ाती है। 3% जो स्टेट का है, ताकि कर्नाटक, महाराष्ट्र का, वो तो 32% है। 65% प्राइवेट सेक्टर का होता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर होने के नाते फीस देना पड़ता है, लेकिन छात्रों के पास फीस देने का ताकत नहीं है। करीब 20 या 30% के लोगों के पास ताकत होगा कि वो पैसा दे। तो एजुकेशन लोन की सुविधाएं अच्छी कर दे। एजुकेशन लोन लेंगे तो बाद में काम नहीं करेगा तो क्या होगा? एजुकेशन लोन 15% एनपीए हो गया है, क्योंकि वो सब बच्चों को शिक्षा नहीं मिला है, उनको ताकत नहीं है, काम नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में छात्र फीस नहीं देते हैं, जाते कोई चीप कॉलेज है जहां फीस कम है, वो फीस लेकर वो किसको काम देंगे, किसको प्रोफेसर को देंगे? आपने कहा हार्वर्ड, अमेरिका का पर कैपिटा इनकम कितना है? करीब $55,000 है, 55 करीब 35 लाख है। हमारा पर कैपिटा इनकम कितना है? 1.5 लाख है। इस स्थिति में अगर अच्छे प्रोफेसर चाहिए, उनको पैसा देना है, अच्छे लोगों को पैसा देना है, प्राइवेट सेक्टर पैसा देकर लोगों को फीस देना है। इसलिए मैं समझता हूं कि भारतवर्ष में एक नेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम चाहिए। अगर भारत सरकार कहेगी मैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम दूंगा, लोन का नहीं है, मैं भारत सरकार कहेगी 20,000 करोड़ का स्कॉलरशिप दूंगा, और स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट गवर्नमेंट कहेगी कि हम भी पैसा डालेंगे। अगर 1 लाख करोड़ का एक नेशनल स्कॉलरशिप हो, जहां भारत सरकार और स्टेट सरकार देती है और कहती है कि हर छात्र को जाएगा, हम उनको कुछ स्कॉलरशिप देंगे, लोन देने का जरूरत नहीं है, हर साल वो खर्चा करेगी 1 लाख करोड़ आगे, तो हम समझते हैं कि 10 साल में सुधार होगा। चाइना से ज्यादा लोग हमारे कॉलेजेस में अब है। तो अमेरिका छोटी देश है, सिंगापुर छोटी देश है। सिंगापुर का पॉपुलेशन बेंगलुरु से आधा है, और फिनलैंड और स्कैंडिनेविया का पॉपुलेशन दिल्ली जैसा है। दिल्ली एक बड़ा देश है दुनिया में। हमको स्केल चाहिए, देश में उतना पैसा नहीं है। देखिए, भारत सरकार और स्टेट सरकार ये साल कई 50 लाख करोड़ खर्च करती है, लेकिन डिफेंस में करना है, हेल्थ में करना है, बहुत ये करना है। लेकिन अगर हम सोचेंगे कि हर सरकार आके हर साल 1 लाख करोड़ का एक स्कॉलरशिप करेंगे, हम इन्वेस्ट करेंगे, तो हो जाएगा। लेकिन तमिलनाडु में देखिए क्या हो गया। तमिलनाडु में 46% छात्र जो 18 to 23 में है, वो कॉलेज जाते हैं, 46%। बिहार में कितना है? 16%। और उधर वेस्ट बंगाल में कितना है? 19%। क्यों? उधर सरकार उतना एजुकेशन में पैसा नहीं डालती है, और प्राइवेट सेक्टर भी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करने लोगों के पास ताकत चाहिए, लोगों के पास पैसा है तो कहां होगा? डेमोग्राफिक डिविडेंड भी बाहर जा रहा है पूरा। अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड कम है, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए लोगों में इन्वेस्ट करना है। हमने पिछले 10 साल, पिछले 15 साल में उतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया। पॉपुलेशन कितना बड़ा चैलेंज है। अगर मैं करंट कंडीशन देखूं, इस समय मैं कुंभ मेला अभी चल रहा था पीछे, और इसमें आम दिनों में कुंभ मेले में हम लोग एक न्यूजीलैंड तो रोज नहला देते, लगभग 20 लाख लोग को। और जिस दिन मौनी अमावस्या रहती है तो उस दिन 20 न्यूजीलैंड को हम नहला देते। एक दिन में 4 करोड़ लोग उस दिन अपने नहा लेते वहां जाकर के। अभी जो करंट पॉपुलेशन इतना बढ़ चुका है, इस पॉपुलेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमारे पास उतना अच्छा नहीं है। तो एक आपने बताया स्कॉलरशिप फंड, इस एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए क्या पॉलिसी लानी चाहिए सरकार को, ताकि देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर लाने के लिए एजुकेशन में सरकार को कहना है कि प्राइवेट सेक्टर आकर भी इन्वेस्ट करे। हम भी इन्वेस्ट करेंगे, प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्ट करे, और जो प्राइवेट सेक्टर कॉलेज, अच्छे कॉलेजेस है, उनको फुल ऑटोनॉमी दे। अभी क्या हो गया है, करीब 20 या 30 यूनिवर्सिटीज को इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इमिनेंस करके उनको फुल ऑटोनॉमी दिया है, ग्रेडेड ऑटोनॉमी आ रहा है। अगर ये 950 यूनिवर्सिटीज में 100 यूनिवर्सिटीज एक्सपैंड करते हैं, अच्छे यूनिवर्सिटी एक्सपैंड करते हैं, तो छात्र उधर जाते हैं। अगर आप जाएंगे मणिपाल में, आपको मणिपाल का ब्रांड होगा। अगर आप कोई स्टेट यूनिवर्सिटीज जाएंगे, मैं समझता हूं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, उधर जाएंगे, अच्छी है, मैं बुरा नहीं करना चाहता हूं, उधर जाएंगे और बुंदेल यूनिवर्सिटी का लेकर डिग्री लेकर बेंगलुरु आएंगे, लोग मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी है पता नहीं, उसका ब्रांड नहीं है। तो 100 यूनिवर्सिटी में ब्रांड है। वो 100 यूनिवर्सिटी अगर इनटेक साल में 10,000 हो तो ज्यादा हो जाएगा ना।
ज्यादा लोग उधर जाएंगे, 10 लाख छात्र उधर जा सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि समस्या दूसरी है कि जो अच्छी यूनिवर्सिटी को एक्सपांड करना है, जो बुरे यूनिवर्सिटी है वो चले जाएंगे, इससे क्वालिटी इंप्रूव होगा। लेकिन क्वालिटी चेक करेगा कौन? आजकल तो मैगजीन्स हैं, आप उनको क्वालिटी चेक तो अक्रेडिटेशन सिस्टम हो गया है, अक्रेडिटेशन सिस्टम हो गया है, लेकिन रोल आउट करने के लिए देखिए भाई साहब, ये बहुत बड़ी देश है। आज दुनिया में ऐसी कोई देश नहीं किसके पास ये समस्या था कितने लोगों को एजुकेशन देना है। अगर अमेरिका जाएंगे वो कहेंगे कि हमको हमारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन नहीं मिल रहा है, टॉप 15% यूज से अच्छा मिल रहा है, दूसरा नहीं मिल रहा है। अब यूके में जाएंगे तो कहते हैं कि हमारे बच्चों को स्कूल में अच्छा नहीं मिल रहा है, और हर देश में वही समस्या है, लेकिन हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारी पहली प्रॉब्लम भी है। तो मैं समझता हूं कि अगर 88 लाख छात्र बाहर आते हैं कॉलेजों से, करीब 30 लाख अच्छे हैं, हाई क्वालिटी है, और एक 20 लाख को ट्रेन कर सकते हैं, दूसरे को पुअर क्वालिटी है। लेकिन 50 लाख छात्र अच्छे क्वालिटी से, और किसी देश में 50 लाख नहीं आते, तो मैं समझता हूं कि इन्वेस्ट करना है, समय लगेगा। पॉलिसी मेकिंग में आप इतना समय पॉलिसी मेकिंग में हम जो अच्छे यूनिवर्सिटी उनको ऑटोनॉमी देना है, उनको कहना कि आप जाकर बढ़िए, अक्रेडिटेशन है, वहां स्टैंडर्ड्स है, ऑडिट होगा 1-5 साल में, आप देखिए, वो तो सिस्टम सब कुछ है। तो हमने सर से बात किया अभी एजुकेशन सिस्टम के विषय में कि वो कहते हैं ना कि इट इज आर्ट ऑफ सीइंग इनविजिबल, दैट्स द रियल विजन। आज समस्या यही कि एमबीए कॉलेजेस की हालत बहुत खराब है, आज पढ़ाई की हालत बहुत खराब है। मैं मिलने वाला हूं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर रमेश पोखरियाल से, निशंक, मेरा उनसे मीटिंग है, एक डिस्कशन है उनके साथ में। देश जानना चाहता है क्यों समस्याएं सारी है और क्या कर रही है सरकार हमारी एजुकेशन पे। सो अभी मेरा गडकरी जी से मीटिंग हुआ कुछ समय, लंबा डिस्कशन कि एमएसएमई में सुधार कैसे लाया जाए, बिजनेस में सुधार कैसे लाया जाए, पॉलिसी लेवल पे इन्फ्लुएंस कैसे किया जाए। तो बड़ा बिजनेस की बात कर रहे थे, क्षमा चाहता हूं मेरा डाइग्रेस हो गया। हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जो कि एमबीए एजुकेशन के लिए या कोई अफोर्डेबल एमबीए एजुकेशन सीखना चाहता है, मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहता है, उस पर हमने काम करने का प्रयास किया। लेकिन समस्या ये थी, जो प्रोफेसर थे कॉलेजेस में, वो उनकी तनख्वाह 25-30 हजार रुपए, 40 हजार रुपए महीना होती है किसी भी एवरेज कॉलेज के अंदर। पर फिर उसके बाद वो क्या सिखाएंगे, क्योंकि वो खुद ही उतना नहीं सीख पाया, उनकी खुद की इतनी ग्रोथ नहीं हुई, उनकी खुद की इतनी लर्निंग नहीं हुई, तो शिक्षक की जिम्मेदारी उसको निभा नहीं पाएगी। तो ऐसा हमने इसलिए सोचा कि हमारे प्रोफेसर ऐसे होने चाहिए जो सिखा सके, जिनमें दम हो। बड़ा बिजनेस में सारे काम हमें पहली बार करने थे, इंडस्ट्री में और कोई लीडर था नहीं, ये इंडस्ट्री में बहुत बड़ा वैक्यूम था, ये रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी थी। एक तो टॉप हो गया मार्केट का, जिसके लिए टॉप कंसल्टिंग कंपनीज है, एक बॉटम ऑफ द पिरामिड हो गया जिसके लिए काम कर रहे हैं भारत सरकार के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलते हैं। लेकिन जो बीच का हिस्सा था बहुत बड़ा, आप समझिए बॉटम ऑफ द पिरामिड का मतलब हुआ कि 700 करोड़ की जनता पूरी पृथ्वी पे जो है, उसमें से 400 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका साल का 1 लाख से कम अर्निंग है, यानी कि 8,000 रुपए महीना से कम अर्निंग है उनका। 8,000 रुपए महीना कमाने वाले लोग ऐसे लगभग 400 करोड़ लोग हैं पृथ्वी पे। सो जो रियल फॉर्च्यून लाइज इन द बॉटम ऑफ पिरामिड, अगर असली सपोर्ट करना, असली वैल्यू क्रिएशन करना है तो वहीं कर सकते हैं। हमने ऐसे प्रोफेसर्स को ढूंढा जिन्होंने कठिनाइयों से चल के फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर या फिर कोई बहुत बड़ा मोमेंटम क्रिएट किया। तो जिस इंडस्ट्री का जो नंबर 1 था उसको लिया, केंटारो के चेयरमैन को लिया हमने, वो नंबर 1 थे अपनी इंडस्ट्री में। पैकेज मूवर्स में जो नंबर 1 है उनको लिया, पैथोलॉजी में जो नंबर 1 है उनको लिया, दावत बासमती राइस अपने राइस में कमोडिटी फूड्स के अंदर नंबर 1 है, एपीएल अपोलो स्टील ट्यूब्स में नंबर 1 है। हमने हेनरी फोर्ड के पोते मिस्टर अल्फ्रेड फोर्ड जो कि ग्लोबल चेयरमैन है फोर्ड मोटर्स के, उनको भी लिया। इंडियन मोबाइल में नंबर 1 को लिया, चाइनीज मोबाइल में नंबर 1 को लिया, अखबारों में जो नंबर 1 दैनिक भास्कर उनके चेयरमैन को लिया। हमने कई सारे कुछ बॉलीवुड के लोग लिए, प्राइवेट बैंक में एचडीएफसी लिमिटेड के चेयरमैन को लिया, पब्लिक सेक्टर बैंक में एसबीआई के चेयरमैन को लिया। ये सब लोग हमारे साथ आए या हमारे साथ आके काम कर रहे हैं, ये अपने आप में टेस्टिमोनी है। कोई अरबपति बिलियनियर जिसका अपना नेटवर्क बहुत मजबूत हो, वो तभी उस प्लेटफॉर्म पर जाता है जब वो प्लेटफॉर्म का ड्यू डिलिजेंस कर लेता है। ड्यू डिलिजेंस का अर्थ है वो समझ लेता है कि प्लेटफॉर्म में दम है, तो मुझे यहाँ जाना चाहिए। अब वरना कोई भी बुला लेता ना, ऐसे ट्रेनर बना लेता किसी को भी, तो वो एक प्लेटफॉर्म में ताकत हमने बिल्ड की, क्रेडिबिलिटी बिल्ड की, ट्रस्ट जनरेट किया। हु हल्ला नहीं किया इस तरीके का कि कुछ हो जाएगा तुम्हारी जिंदगी में, छा जाओगे, ऐसा वैसा। हम रियल कंटेंट देना चाहते थे, रियल जेन्युइन कंटेंट। केवल हवाई बात करने से अच्छा है वो जेन्युइन एक्चुअल कंटेंट हम कैसे ला करके दें, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तक लेके कैसे जाएं, वो जर्नी कैसे क्रिएट की। इसलिए मैं मिस्टर आशीष चौहान को लाना जरूरी समझा, क्योंकि वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ हैं, हैंड होल्डिंग क्रिएट करते हैं। ये छोटा व्यापारी जो बेचारा अभी 10 लाख रुपए महीने का काम कर रहा है, यानी कि 1.25 करोड़ रुपए साल का काम कर रहा है, ऐसा व्यापारी, छोटा बिजनेस है, उसका 10 लाख रुपए महीने का, तो दुकानदार भी रेवेन्यू कर लेता है ना, छोटा दुकानदार भी कर लेता है। अब दुकानदार भी जानना चाहता है कि यार क्या मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तक जा सकता हूँ? जा सकते हो भैया, अब बहुत आसान है, अब कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्या करें? कोई है नहीं मदद करने के लिए, कोई बताने वाला नहीं है। आज मिस्टर वत्स, आप बताइए कि आप किसी से पूछें कि भाई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जाने के लिए, आप किसी से भी अपने आसपास पूछेंगे, जो छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं जहां आप रहते हैं, आप आई थिंक दिल्ली बेस्ड है, आप उनसे पूछिएगा कि भाई कैसे आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जाएंगे, उसको नहीं मालूम। पर अगर क्या मैं उसको ये नॉलेज फ्री में या लगभग फ्री जैसे प्राइस में अगर दे दूं, वो वैल्यू क्रिएट कर दूं, तो फर्क आ जाएगा। आपको बता दूं 1/3 देश की इकोनॉमी एमएसएमई चलाते हैं। 27 तारीख एमएसएमई वर्ल्ड एमएसएमई डे के रूप में मनाया जाता है दुनिया भर के अंदर। जो एमएसएमई रिवाइवल मिशन पे हम काम इसीलिए कर रहे हैं। आप अगर डेयरी में नंबर 1 अमूल है तो उसके चेयरमैन को साथ में लाना चाहिए हमारे को। इंडियन एफएमसीजी में नंबर 1 है पतंजलि, तो बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण को ट्रेनर क्यों नहीं बनाए?
आप केवल बिजनेस करना आपका काम है आचार्य जी, आपका काम है कि आप देश की मदद भी करें और आप मदद करना चाहते हैं, आइए मेरे साथ चलिए ना, काम करिए। वो बहुत पसंद करते हैं मुझको और मेरा कैंडिडेट नेचर पसंद करते हैं। ए विवेक बिंद्रा बिल्कुल सीधी बात करते हैं, दमदार बात करते हैं, एक्चुअल काम कर रहे हैं, हवा हवाई कुछ नहीं। तो मार्केट में ना तकलीफ बस ये रही हमारे लिए मिस्टर बट्स कि हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है कि इसने अच्छा किया इसको देख लो, इसने अच्छा किया इसको देख लो, इनकी तरह कॉपी कर लो। हमको हर चीज पहली बार खुद करनी पड़ी और हम गर्वित भी महसूस करते हैं कि जैसे जैसे हम जो करते जाते हैं वो लोग अब उनके लिए हमने एक रोड मैप क्रिएट करके दे दिया है। तो हमारे जो पीछे और लोग भी हमारे को देख के इंस्पायर्ड होकर के इस बिजनेस में एंटर कर रहे हैं, तो जो हम कर रहे हैं वो फॉलो कर लेते हैं। अब मैं कई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने क्रिएट कर दिए लॉकडाउन के दौरान। तो हम यूं समझे सर कि जो बिजनेसमैन थे और वो बिजनेस कर रहे थे लेकिन वो लोगों को पढ़ा नहीं रहे थे, उस प्रकार से सिखा नहीं रहे थे, तो उन सबको आपने प्रोफेसर बना दिया है कि प्रैक्टिकल सीखो जो लोग कर रहे हैं, न कि। और डायरेक्ट सेलिंग में स्पेशली सर ये कहा जाता है हमारे यहाँ पे कि यहाँ पे आपको जो व्यक्ति एक लेवल पे जाता है फिर वो आपको उंगली पकड़ के लेके आता है कि आप ऐसे ऐसे करके मेरे साथ में आप जा सकते हैं। सो बिल्कुल प्रैक्टिकल जो लोग हैं वो आपने बड़ा बिजनेस में लेके आए। तो इसका मतलब तो हम यूं समझे सर, जो एमबीए हम लोग यूनिवर्सिटी से करते थे और इतनी महंगी फीसें देते थे और उसके बावजूद भी वैसे परिणाम नहीं आते थे। एक एमबीए की डिग्री लेके जब युवा वहां से निकलता है तो वो बहुत छोटी छोटी जॉब्स करने के लिए मजबूर रहता है। सो अब उनके लिए आपने एक प्लेटफॉर्म दे दिया, या हम यूं समझे कि जितनी भी हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन है उसको चैलेंज दे रहा है बड़ा बिजनेस.com। हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं इस ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ। हम ट्रेडिशनल एजुकेशन की रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। मेरी टीम में बहुत सारे आईआईएम्स के पढ़े हुए या टॉप मैनेजमेंट कॉलेजेस के पढ़े हुए कॉलीग्स हैं मेरे साथ जो काम करते हैं। मेरा सीईओ ऑफिस है, उसमें ही आधे लोग आईआईएम्स के पढ़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल है हम लोग एक कैटेगरी लीडर्स को लाने के लिए, अच्छी एजुकेशन उसने ली है जिस कॉलेज से, उसको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं और ढूंढते हैं, क्योंकि वो फनल एक अच्छी क्रिएट होती है कि आई एम अहमदाबाद में एडमिशन लेने के लिए एफएमएस, एक्सेलराई, सिम्बायोसिस, आईएमटी गाजियाबाद या हैदराबाद का वो आईएस, तो ये सारे कॉलेजेस में इंटर वही करेगा ना जिसने बहुत मेहनत की है, जो बहुत तपा है, जो बहुत कड़ा है। आईआईटी में जो घुसा है वो बहुत कड़ा है, तपा है, उसमें इंटेलिजेंस है, तो उसको लेकर के आते हैं। अब रही बात कि क्या हम इनको खत्म करना चाह रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, मैं सुरेंद्र जी थोड़ा सा एक डिफरेंट व्यू पॉइंट देना चाहूंगा आपको। उसमें वो ये है कि अब हमने यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के साथ कोलैबोरेट कर लिया, हम व्हाइट लेबल करके उनको कंटेंट देते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज स्टूडेंट को पढ़ा रही है और अगर आप सक्षम नहीं, कोई बात नहीं, हम आपके लिए एक नई ऐप बना के देते हैं आपको। आप उस ऐप पे हमारे बिलियनियर प्रोफेसर्स के द्वारा अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाइए। कंपटीशन से ज्यादा अच्छा है कॉम्पिटिटिव कोलैबोरेटिव एडवांटेज। सो रावण ने अपने भाई कुबेर को बाहर निकाल दिया था और भगवान राम अपने भाइयों के लिए राज्य छोड़ के बाहर निकल गए थे। भगवान राम का वाज मोर कोलैबोरेटिव अप्रोच, रावण का वाज मोर कॉम्पिटिटिव अप्रोच। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज आप अपने कंपटीशन के साथ अगर कोलैबोरेट कर सकें, दैट टेक्स यू टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ। दैट्स ग्रेट सर, ये शुरुआत है। और मुझे लग रहा है कि जैसे हम लोग प्राचीन भारत में कहते थे कि भारत जो है पूरी दुनिया को शिक्षा देता था, कहीं ना कहीं आपने उसी परंपरा को आप आगे लेके आ रहे हैं एक बार फिर। जिस प्रकार की एक्चुअली प्रैक्टिकल एजुकेशन और अप्रोच है, सो वो बहुत जरूरी है। और मैं एक चीज और आपसे शेयर करना चाहूंगा सर, अभी आप बात कर रहे थे कि बहुत जल्दी आप शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी से मिलने वाले हैं। मैं एक्चुअली शिक्षा का विद्यार्थी रहा, मैंने एमए बीएड किया और वहां पे हमें पढ़ाया जाता था हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो उसमें जब हम शिक्षा का इतिहास हमने पढ़ा तो हमने ये भी पढ़ा कि लॉर्ड मैकाले जब इंडिया में आए, उन्होंने एक नई शिक्षा पद्धति हिंदुस्तान को दी और उनका उद्देश्य था कि हिंदुस्तान में नौकर तैयार किया जाए। तो वो शिक्षा पद्धति कहीं ना कहीं आज भी इफेक्ट करती है कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में। और मुझे यकीन है कि जब आप डॉक्टर पोखरियाल से मिलेंगे तो इस रूप में बात करेंगे। ऐसा लगता है सर इसमें बदलना चाहिए जो हमारी शिक्षा पद्धति है। बहुत आवश्यकता है। जो ट्रेडिशनल मॉडल है पुराना क्लासरूम बेस्ड थ्योरेटिकल अप्रोच, वो पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए। क्लासरूम बेस्ड थ्योरेटिकल अप्रोच की जगह देखिए, एक होता है एंड्रेगॉजी, एक होता है पेडागॉजी। अभी हम पुराने मॉडल पे चल रहे हैं जिसको बोलते हैं पेडागॉजी, राइट। एंड एंड्रेगॉजी, मैं आपको थोड़ा मतलब समझा देता हूँ, उसका अंतर एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो आपने लॉर्ड मैकॉले की आज बात करी, वो मॉडल उसको बोलते हैं पेडागॉजी। पेडागॉजी मतलब क्या पढ़ाया जाएगा, और पढ़ाया जाएगा उसमें टीचर बोलता है और स्टूडेंट बैठ के सुनता है, उसको बोलते हैं पेडागॉजी। एंड्रेगॉजी इज कि आप एक्शन बेस्ड लर्निंग क्रिएट करें, सिमुलेशंस दें, एक्सरसाइज दें, केस स्टडीज दें, रोल प्लेज दें, क्वेश्चनर्स दें, ग्रुप डिस्कशंस करें। उसके कारण आपस में जो ब्रेनस्टॉर्मिंग मजबूत होती है, उसमें उसका आंख, नाक, जीवा, कान, त्वचा सब इन्वॉल्व होता है, सारी सेंसेस एंगेज होती हैं, उससे रिटेंशन ज्यादा होता है, लर्निंग ज्यादा होती है, मजबूत होती है और वो ज्यादा समय तक बात को याद रख पाता है। जिस चीज में आप इन्वॉल्व होंगे उस चीज में आप ज्यादा याद रख पाएंगे, रिटेंशन रहेगा। पर जो पुरानी मेथोडोलॉजी थी वो बिल्कुल ठीक आपने बताया, जो लॉर्ड मैकॉले की मेथोडोलॉजी थी कि बच्चों को बैठाओ और उनको भरते जाओ। इट्स कॉल्ड वेल इन्फॉर्म्ड माइंड, राइट। इट्स नॉट, इट्स वेल फिल्ड माइंड, इट्स नॉट वेल फॉर्म्ड माइंड। माइंड का फॉर्मेशन चाहिए, माइंड को भरना नहीं है। तो उसके लिए मैं बड़े सीधे प्रश्न करने वाला व्यक्ति हूँ और बड़े सीधे प्रश्न करने वाला हूँ। हमारे जो लीडर्स हैं देश में इस समय, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम बदलना चाहिए, इसमें इंप्रूवमेंट आने चाहिए। ये थोड़ी कि जनता आपको चुनकर के लेकर के आए और आप उसके ऊपर तेजी से रेवोल्यूशनरी काम ना कर पाए। बहुत महत्वपूर्ण है, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ।
आप जिस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं सर, नितिन गडकरी वाला जो इंटरव्यू है वो मैंने देखा, और उससे पहले भी जो मिनिस्टर्स के आपने इंटरव्यू लिए नितिन के लिए, फाइनेंशियल एक्यूमेन के लिए, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस के लिए, बिजनेस एग्जीक्यूशन के लिए जो फाइनेंस के मैंने लोग रखे हैं वो सब IIM अहमदाबाद, टॉप चार्टर्ड अकाउंटेंट, सारे गोल्ड मेडलिस्ट और बहुत इंटेलिजेंट लोगों को साथ में रखा है। एक मैंने सीईओ ऑफिस बनाया है, वो मेरा ऑफिस है। उस ऑफिस में मेरे साथ में 8 बुद्धिमान लीडर काम करते हैं देश से, और एक-एक की तनख्वाह 50-50 लाख रुपए से ज्यादा है। ये जो बुद्धिमान लोग लेकर के आए, इन पे हमने इन्वेस्ट किया। मैं ज्यादा तनख्वाह इसलिए नहीं देता हूं कि मेरे पास ज्यादा पैसा है, नहीं नहीं। मेरे पास ज्यादा पैसा इसलिए क्योंकि मैंने ज्यादा तनख्वाहें दी हैं और अच्छे लोगों को लेकर के आया हूं। So what I'll tell you is, what I'm going to share with you is कि अगर आप मूंगफली दोगे तो बंदर आ जाएंगे। So you got to really अपने इंटेलिजेंट बुद्धिमान लीडर्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए। एक बुद्धिमान लीडर को लेके आओ और उसके रास्ते से साइड होकर हट जाओ। उसके बाद then he'll guide you, he'll actually work with you। तो हम लोग ये देख रहे हैं फाइनल क्वार्टर के अंदर, which is JFM, जनवरी, फरवरी, मार्च, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 75% ऑफ टोटल रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन